हेलो। लास्ट लेक्चर में अपन ने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब समझा था कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है, ठीक है। अब आज के लेक्चर में अपन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के जितने भी सेक्टर है उनके बारे में एक एक सेक्टर के बारे में अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर उन सेक्टर के अपन क्वेश्चन करते रहेंगे। तो देखो आज अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर एयरलाइंस। ठीक है, एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे होती है उसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं अपन सबसे पहले। ठीक है भाई। तो देखो एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे होती है। देखो एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करने के क्वेश्चन आपके पास आपके इस चैप्टर में नहीं दे रखे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए ना तब ऑपरेटिंग एयरलाइंस की आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे निकालनी है उसके क्वेश्चन नहीं आए हैं। देखो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो एयरलाइंस वाले कंसेप्ट में से क्वेश्चन आते हैं कि आपको पर फ्लाइट प्रॉफिट पूछ लेता है, ठीक है, कि आप पर फ्लाइट प्रॉफिट बताओ। ठीक है, दूसरा आपको एक डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, एक प्रपोजल दे देता है कि यदि अपने पास ये प्रपोजल है तो इस प्रपोजल को अपन एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं एयरलाइंस वाले में। मतलब दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पर फ्लाइट पूछ लेगा या आपको एक डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, बाकी आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालने का या आपको टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के क्वेश्चन नहीं आते इस वाले कंसेप्ट में से। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 12 से समझते हैं अपनी बात को। इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म एबीसीएल एयरलाइंस हैज बीन गिवन। देखो पहले अपन नीचे से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट द नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। आपको ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट निकालनी है। तो भाई इसके लिए देखो मैं कॉलम बना लेता हूँ पर्टिकुलर्स। ठीक है, इसके लिए मैं कॉलम बना लूंगा वर्किंग्स का, इसके लिए मैं कॉलम बना लूंगा अमाउंट का। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही अपन इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे। इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म एबीसीएल एयरलाइंस हैज बीन गिवन टू परमिट टू ऑपरेट 3 फ्लाइट इन ए वीक बिटवीन एक्स एंड वाई सिटी। मतलब एबीसीएल, ठीक है, मतलब ये टूरिज्म को डेवलप करना चाहती है, इस वजह से एबीसीएल एयरलाइंस को जो परमिट दिया गया है, ठीक है, वो 3 फ्लाइट का दिया गया है एक वीक में एक्स एंड वाई सिटी के बीच में, ठीक है, फ्लाइट का। ठीक है भाई, देखो जो फ्लाइट के लिए क्या होती है इनको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, परमिशन लेकर ही ये फ्लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। दे एयरलाइन ऑपरेट ए सिंगल एयरक्राफ्ट, ठीक है, और ये जो एयरलाइन है इनके पास सिंगल एयरक्राफ्ट है ऑफ 160 सीट कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी है 160 सीट की। ठीक है भाई, द नॉर्मल ऑक्यूपेंसी इज 60% थ्रू आउट द ईयर ऑफ बाउंड वीक। मतलब एक साल में बाउंड वीक मारना है, ठीक, और पूरे साल के दौरान जो ऑक्यूपेंसी है ना वो 60% है। भाई आपकी कैपेसिटी 160 सीट की है, ठीक है, जबकि आपकी ऑक्यूपेंसी 60% की है, तो 160 इंटू 60, मतलब एक फ्लाइट में आपके 96 पैसेंजर बैठ के जाते हैं। ठीक है, ये आ गई। द वन वे फेयर इज ₹7200, जबकि एक साइड का जो फेयर है ना वो 7200 है। तो देखो आपको ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट निकालनी है, ठीक है, तो अपन रेवेन्यू भी पर फ्लाइट ही लेंगे। तो देखो यहां मैं लिख लूंगा टोटल रेवेन्यू। अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो देखो 60 बंदे बैठ कर जाएंगे और एक बंदे से अपन 7200 रुपये लेते हैं। भाई 60 बंदे बैठ कर जाएंगे और एक बंदे से अपन 7200 रुपये लेंगे। 7200 इंटू सॉरी 96 है यहाँ पर, है ना, 60 नहीं है 96 है, 60 तो परसेंटेज है, 96। देखो ये 96 अपन ने निकाला ना, तो 7200 इंटू 96, 6,91,200 की तो अपनी टोटल रेवेन्यू हो गई। अब भाई यदि टोटल रेवेन्यू में से मैं टोटल कॉस्ट को लेस कर देता हूं तो अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो टोटल कॉस्ट की भी यदि मैं बात करूँ ना, तो देखो टोटल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल की बात करता हूँ। तो देखो फ्यूल कॉस्ट, ठीक है, वो 96,000 रुपये पर फ्लाइट है। तो भाई साहब फ्यूल का जो खर्चा लगेगा ना, वो आपका गिवन है। देखो यहाँ पर वर्किंग में आपको लिख कर आना है गिवन 96,000, ठीक है। अगर देखो किसी चीज़ की आपको वर्किंग दे रखी है तो आप वर्किंग लिख सकते हो, अगर किसी चीज़ की वर्किंग नहीं दे रखी है, ठीक है, तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हो, आप गिवन भी लिख सकते हो। ये तो भाई बात कर ली अपन ने फ्यूल कॉस्ट की। इसके बाद में फूड सर्व्ड, मतलब फूड सर्व किया जाता है, ठीक है, ये 96 पैसेंजर्स को ऑन नॉन चार्जेबल बेसिस, और इसके लिए अपन उनसे कोई भी पेमेंट नहीं ले रहे हैं। 125 रुपये पर पैसेंजर के हैं। तो भाई मैं फूड चार्ज की बात करूं, ठीक है, तो फूड अपन 125 रुपये पर पैसेंजर ले रहे हैं, और अपने पैसेंजर कितने जा रहे हैं 96, ठीक है, तो 125 इंटू 96, 12,000 का अपना फूड का खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा कमीशन है 5% ऑफ फेयर एप्लीकेबल फॉर ऑल बुकिंग, मतलब जो पूरी बुकिंग है ना, उससे अपन जो टोटल फेयर चार्ज कर रहे हैं उसका 5%। भाई मैं कमीशन की बात करूं, तो देखो टोटल फेयर है 6,91,200 का, ठीक है, और उसका 5%, 6,91,200 का 5% करूंगा तो 34,560, 34,560 का अपना कमीशन हो जाएगा। ठीक है भाई, ये अपना कमीशन का खर्चा हो गया। ठीक है, ये अपन ने सारी वेरिएबल कॉस्ट ले ली। इसके बाद में अपन को लेनी है फिक्स्ड कॉस्ट। अब भाई मैं फिक्स्ड कॉस्ट की यदि बात करूं, तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट में एयरक्राफ्ट लीज 3,50,000 रुपये पर फ्लाइट, एयरक्राफ्ट लीज जो कि आपको गिवन है 3,50,000 रुपये पर फ्लाइट। ठीक है भाई, गिवन है। इसके अलावा लैंडिंग चार्जेस 72,000 रुपये पर फ्लाइट है, तो लैंडिंग चार्जेस ये भी आपको गिवन है 72,000 रुपये पर फ्लाइट। तो भाई साहब टोटल रेवेन्यू में से यदि मैं टोटल कॉस्ट लेस कर दूंगा, तो मेरे पास इनकम आ जाएगी या प्रॉफिट आ जाएगा पर फ्लाइट। ठीक है, देखो एक फ्लाइट के 6,91,200 रुपये आप चार्ज करते हो, ठीक है, जबकि 96,000 का फ्यूल जल जाता है। भाई साहब 12,000 रुपये आपके फूड का खर्चा लग जाता है, 34,560 रुपये का आपका कमीशन देना पड़ता है आपको, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, देखो जो एयरलाइंस वाली जो कंपनीज होती है ना, वो क्या होते हैं, मतलब उनके बहुत सारे एजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो एजेंट को जो अगर वो बुकिंग करवाते हैं, उन एजेंट के थ्रू यदि उनके पास पैसेंजर आते हैं तो उनको कमीशन देना पड़ता है। इसके अलावा 3,50,000 को लीज देनी पड़ती है। देखो एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, देखो खुद के भी होते हैं, बाकी खुद से ज़्यादा एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, लीज पर लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो कंपनी इनको लीज पर दे रही है उनका खर्चा हो गया, ठीक है। इसके अलावा 72,000 का खर्चा लैंडिंग चार्जेस का हो गया, तो 1,26,640 का प्रॉफिट आ गया पर फ्लाइट, ठीक है। देखो लैंडिंग चार्जेस का क्या होता है, देखो जो एयरपोर्ट होते हैं ना, तो देखो एयरपोर्ट क्या होते हैं, या तो गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है, या हो सकता है गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को ठेके पर दे रखी है। तो वो जो एयर मतलब जो एयरपोर्ट है ना, जो हवाई अड्डा है, ठीक है, तो वहाँ पर वो लैंडिंग के पेमेंट लेती है, ठीक है। वहाँ पर एयरक्राफ्ट खड़ा भी होगा, ठीक है, वहाँ पर लैंडिंग होगा, अब नेक्स्ट फ्लाइट तक वो वहाँ पर खड़ा ही रहेगा, ठीक है, तो उसको वो सर्विस देती है, तो उसका पेमेंट हो गया लैंडिंग चार्जेस। तो इस तरीके से 1,26,640 का अपना प्रॉफिट आ गया। देखो 1,26,640 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। देखो ऐसा ही इन्होंने कर रखा है, सेम टू सेम वैसा ही करवाया मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, तो जैसे मैंने करवाया ना सेम वैसे ही है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द एयरलाइंस एक्सपेक्ट दैट इट्स ऑक्यूपेंसी विल इंक्रीज टू 108 पैसेंजर पर फ्लाइट इफ द फेयर इज reduced टू 6720। भाई साहब एयरलाइंस ने ये एक्सपेक्ट किया कि यदि ये फेयर 7200 से घटाकर 6720 कर देती है ना, तो इनके पैसेंजर 96 से बढ़कर 108 हो जाएंगे। एडवाइस वेदर द प्रपोजल शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नोट। आपको ये निकाल के बताना है कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर मेरे को इस प्रपोजल से 1,26,640 से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ये प्रपोजल मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट 1,26,640 से कम होगा तो मैं ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दूंगा। तो भाई निकाल लेते हैं अपन। देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन। अब भाई इसके सॉल्यूशन की बात करूं मैं, तो देखो जो अपने पैसेंजर है ना, वो घट कर अब 67, वो सॉरी फेयर अपना 75 से घट कर 6750 हो जाएगा, सॉरी 6720 हो जाएगा, 6720 हो जाएगा। ठीक है भाई। और जो अपने पैसेंजर है वो 96 से बढ़कर 108 हो जाएंगे। तो भाई साहब 6720 फेयर अपना हो जाएगा 108 पैसेंजर पर, तो 7,25,760 की अपनी रेवेन्यू हो जाएगी। अब भाई फ्यूल कॉस्ट की बात करें अपन, तो देखो फ्यूल कॉस्ट 96,000 रुपये पर फ्लाइट है, तो पैसेंजर बढ़ने से कोई फ्यूल कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, पैसेंजर बढ़ने से फ्यूल कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो फ्यूल कॉस्ट पहले भी 96,000 थी, अभी भी 96,000 थी। देखो कभी कभार मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फ्यूल कॉस्ट तो यहाँ पर वेरिएबल दे रखी है ना, ठीक है, तो अगर पैसेंजर बढ़ गए तो फ्यूल कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये तो वेरिएबल दे रखी है। देखो ये जो फ्यूल कॉस्ट आपको वेरिएबल दे रखी है नहीं, ये पर फ्लाइट के हिसाब से है। ठीक है भाई, एक फ्लाइट पर 96,000 का है, ठीक है, अगर आप 2 फ्लाइट लेकर जाओगे तो फ्यूल का खर्चा आपका 1,92,000 का लगेगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये जो फ्यूल कॉस्ट है ना, ये वेरिएबल है लेकिन पर फ्लाइट वेरिएबल है। ठीक है, तो भाई साहब अगर आपके पैसेंजर बढ़ जाएंगे तो फ्लाइट थोड़ी चेंज होगी, फ्लाइट तो वही जा रही है, क्योंकि यहाँ अपनी जो कैपेसिटी है वो 160 पैसेंजर की है, पहले 96 थे अब 108 हो गए। ठीक है, तो पैसेंजर बढ़ गए तो फ्लाइट थोड़ी बढ़ी। ठीक है, तो जो फ्यूल का खर्चा है वो तो पहले भी 96,000 था, अभी भी 96,000 है। समझ रहे हो आप इस चीज को? देखो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ना, तो ये वेरिएबल पर फ्लाइट के हिसाब से वेरिएबल है, पैसेंजर के हिसाब से वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 96,000 रुपये आएगी। देखो जो फूड का खर्चा है ना, वो जरूर बढ़ जाएगा आपका। फूड का खर्चा 125 रुपये पर पैसेंजर लगते हैं। 125 रुपये का फूड का खर्चा लगता है एक पैसेंजर पर। ठीक है, तो 108 पैसेंजर पर कितने का लगेगा? 13,500 का। ठीक है भाई, कमीशन की यदि बात करें अपन, तो कमीशन 5% है फेयर का, तो 7,25,760 का यदि मैं 5% करता हूँ, 7,25,760 का यदि मैं 5% करता हूँ, तो 36,280 का मेरा फेयर हो गया, वो कमीशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखो एयरक्राफ्ट लीज है। ठीक है, ये तो फिक्स खर्च है। ठीक है, पैसेंजर बढ़ने पर ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 3,50,000 ही है। इसके अलावा लैंडिंग चार्जेस भी पैसेंजर के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, ये तो फिक्स है, तो 72,000 ही हो जाएगा, रह जाएगा। ठीक है, तो अब अपन प्रॉफिट निकाल लेंगे। भाई साहब 7,25,000 माइनस 96,000 माइनस 13,500 माइनस 36,280 माइनस 3,50,000 माइनस 72,000, 1,57,220 का प्रॉफिट हो जाएगा अपना। ठीक है, जबकि पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था? 1,26,640 का, तो 30,000, 13,536, 228, 725, 760,
एक मिनट रुको, क्या चक्कर हुआ, 7,25,760। देखो अगर आप इसका आंसर देखोगे ना, तो देखो 1,26,640 का प्रॉफिट तो पहले हो रहा था, ठीक है, और अभी प्रॉफिट हो रहा है 1,57,972 का, ठीक है। तो देखो 1,57,972 का प्रॉफिट हो रहा है अभी। अभी पहले अपन ने प्रपोजल, पहले प्रॉफिट निकाला था, वो 1,26,640 का हुआ था, 1,26,640 का। तो भाई साहब 1,57,972 में से 1,26,640 लेस करेंगे तो 31,332 से अपना प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। तो अपन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखो यहां मैं लिख दूंगा रिपोर्ट। देखो रिपोर्ट आप कैसे लिखोगे, दिस प्रपोजल should be accepted, should be accepted because profit will increase by rupees 31332। देखो 31332, 31332, देखो ये भी आ गया, ठीक है। तो भाई साहब जो अपना प्रॉफिट है ना वो 31,332 से बढ़ जाएगा, तो अपन ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। अपना जो फेयर है वो 7200 से घटाकर 6720 अपन कर लेंगे, ठीक है। देखो इसने जो सॉल्यूशन कर रखा है ना, देखो इसका सॉल्यूशन के हिसाब से बताऊं, देखो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने जो कॉस्ट है ना वो केवल यहीं तक ले रखी है, ठीक है। मतलब कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन दोनों का कंट्रीब्यूशन मैच करके ही इन्होंने डिसीजन ले लिया। तो देखो आप ये भी कर सकते हो। देखो अगर आप ये देखोगे ना, तो देखो ये एयरक्राफ्ट लीज, ठीक है, ये प्रेजेंट सिचुएशन में भी 3,50,000 है, प्रपोजल में भी 3,50,000 है। ये लैंडिंग चार्जेस 72,000, प्रेजेंट सिचुएशन में भी 72,000 है और प्रपोजल में भी 72,000 है, ठीक है। तो अगर अपन दोनों के कंट्रीब्यूशन को मैच करें ना, ठीक है, तो भी अपन अपना आंसर सेम ही आएगा, तब भी अपन डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो भी अपन डिसीजन ले सकते हैं, अपना आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि भाई साहब जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो तो दोनों प्रपोजल में सेम ही है। तो अगर आप उसको कंसीडर नहीं करोगे ना, तो भी देखो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखो सेकंड वाले प्रपोजल में आप केवल कंट्रीब्यूशन तक निकाल कर भी आप इसको कंपेयर करके बता सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, जैसे अगर मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन निकालूँ तो 7,25,760 माइनस 96,000 माइनस 13,500 माइनस 36,288, ये हो जाएगा 5,79,972, ठीक है। जबकि पहले वाले ऑप्शन में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, 5,48,640, 5,48,640। तो भाई साहब इसमें से मैं 5,48,640 को लेस करूंगा तो देखो 31,332 ही आ रहा है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है, तो देखो आप यहाँ पर या पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी आपको डिसीजन लेना हो ना, तो तब आप केवल रेलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर करके भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, रेलेवेंट कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो हर एक प्रपोजल में अलग अलग होती है, ठीक है। जबकि इनरेलेवेंट कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो सारे प्रपोजल में सेम है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, जो चीज सारे प्रपोजल में सेम है आप उसको कंसीडर करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसको आप कंसीडर नहीं करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये 3,50,000 और 72,000, ठीक है। आप प्रपोजल निकालने के लिए अगर इन दोनों कॉस्ट को इग्नोर कर दोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी करके आ सकते हो। अब भाई ये क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट, ठीक है। देखो एयरलाइंस, एयरलाइंस की जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है ना वो इसी हिसाब से आते हैं, ठीक है, सेम। बस इसमें केवल डेटा चेंज हो जाते हैं, बाकी जो फॉर्मेट है वो सेम फॉर्मेट तो क्वेश्चन का रहता है, ठीक है। और सेम फॉर्मेट ही
सेम ही दो ही चीजें पूछता है वो, ठीक है, एक तो प्रपोजल पूछेगा और एक ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछेगा, ठीक है। तो इसका केवल मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप इसी क्वेश्चन को कर जाना, इसमें केवल डेटा चेंज हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन एज इट इज आता है। देखो इसमें एक और चीज है, देखो इसमें एक और चीज क्या है, कभी कभार मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि देखो सर ये है फूड सर्व्ड ऑन नॉन चार्जेबल बेसिस, इसका मतलब क्या हुआ। देखो इसका मतलब हुआ कि जो फूड के जो खर्चे हैं ना वो अपन पैसेंजर से नहीं लेंगे, ठीक है, वो अपन ने रेवेन्यू में पहले इंक्लूड कर दिया, ठीक है। यदि ये नॉन चार्जेबल बेसिस होता ना, यदि ये चार्जेबल बेसिस पर होता ना, ठीक है, तो अपन अपने कॉस्ट में लेते नहीं इसको। भाई सीधी सी बात है, अगर फूड का खर्चा आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हो तो वो आपकी कॉस्ट थोड़ी है, ठीक है। अगर वो आपकी कॉस्ट होती, अगर वो आपकी कॉस्ट नहीं होती, ठीक है, तो आप कॉस्टिंग में लेते ही नहीं। लेकिन फूड का जो खर्चा है ना वो नॉन चार्जेबल बेसिस है, वो आप कस्टमर से चार्ज नहीं करोगे, वो आप अपनी तरफ से सर्विस दे रहे हो, ठीक है, तो वो आपका खर्चा हो गया, ठीक है, तो आपने कॉस्टिंग में ले ली। अगर ये चार्जेबल बेसिस पर होता, आप कस्टमर से ये रिकवर करते तो ये आपकी कॉस्ट नहीं लगती, तो आप इसको लेस नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आए तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये नॉन चार्जेबल बेसिस है या चार्जेबल बेसिस है। हालांकि अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वहाँ पर नॉन चार्जेबल बेसिस ही दे रखा है। एक देखो इस वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये पैसेंजर के हिसाब से वेरिएबल नहीं हो रही तो इसका अपन ने चेंज नहीं लिया, ठीक है, ये वेरिएबल हो रही है फ्लाइट के हिसाब से। देखो भाई मैं आगे बात करूँ आपसे, तो देखो अपन ये टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो गया, अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। भाई साहब जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है ना, ठीक है, वो आपको उनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग निकालनी है। तो देखो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपको जो सर्विस देती है ना उनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में पहली बात तो मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से सेक्टर आते हैं। देखो जो ट्रक वाले होते हैं, ठीक है, ट्रक क्या करते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में माल लेकर जाते हैं, ठीक है, या एक गांव से दूसरे गांव में माल लेकर जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल लेकर जाते हैं। इसके अलावा जो छोटी पिकअप या छोटी गाड़ियाँ होती है, ठीक है, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी अपन इसी में करेंगे, ठीक है। भाई यहाँ से जैसे मान के चलो, यहाँ पर मेरे मेरे ये जो सेट बनाई हुई है 1000 सेट मेरी बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन मैं ये लाल कोटी वाली जो मेरी फैक्ट्री है ना उससे उठाकर मैं वैशाली नगर वाली फैक्ट्री पर माल ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए ट्रक तो बुलाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं पिकअप वाले को बुलाऊंगा, ठीक है, और पिकअप वाला क्या करेगा, मेरा जो माल है वो लालकोट से वैशाली नगर छोड़ के आ जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब वो मेरे से किस हिसाब से फेयर चार्ज करेगा, ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो भाई साहब इस कॉन्सेप्ट में इस टॉपिक में अपन क्या डिस्कशन करेंगे कि भाई साहब जो ट्रक वाले हैं, ठीक है, या जो छोटी मालगाड़ी होती है, ठीक है, पिकअप वाले होते हैं, वो भाई साहब अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अपन उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके बताएंगे कि भाई साहब साल भर की आपकी कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है, वो अपनी रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो अपनी फेयर कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है, वो अपन निकालेंगे। भाई साहब जो ट्रक वाले होते हैं वो 1 किलोमीटर के, ठीक है, वो अपन से कितने रुपए चार्ज करें, ठीक है, वो अपन उनको निकाल के देंगे। लेकिन इसके लिए देखो जो यूनिट होती है ना वो किलोमीटर नहीं होता, ठीक है, वो होता है टन किलोमीटर, ठीक है, मतलब जो माल या यूनिट किलोमीटर मान लो, मतलब जो देखो ट्रक वाले हैं ना वो कभी भी कोई माल लेकर जाते हैं ना तो देखो वो दो चीज पूछते हैं। आज मैं किसी ट्रक वाले को बुलाऊंगा ना, भाई साहब तू एक काम कर, मेरा माल है ना जयपुर से दिल्ली छोड़ के आ जा, ठीक है, तो वो मेरे को दो चीजें पूछेगा, एक तो भाई साहब यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है, दूसरी चीज कितना टन माल है, ठीक है। तो देखो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उनका जो यूनिट है ना वो टन किलोमीटर होता है, ठीक है, उनका जो यूनिट होता है वो टन किलोमीटर होता है। तो भाई साहब टन किलोमीटर में यूनिट निकाल देंगे, ठीक है, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल देंगे, उसमें टन किलोमीटर का भाग दे देंगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। आपको हो सकता है क्वेश्चन रेवेन्यू पर टन किलोमीटर पूछे, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू निकाल देंगे अपन, और टोटल रेवेन्यू में टन किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे तो रेवेन्यू पर टन किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो टन किलोमीटर निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है
एब्सलूट टन किलोमीटर, एब्सलूट टन किलोमीटर, ठीक है। एक होता है कॉमर्शियल टन किलोमीटर, कॉमर्शियल टन किलोमीटर। देखो एब्सलूट टन किलोमीटर क्या बोलता है, एब्सलूट टन किलोमीटर बोलता है T1 इंटू D1, T मतलब टन, D मतलब डिस्टेंस, प्लस T2 इंटू D2, ऐसे ही आ जाएगा Tn इंटू Dn। भाई साहब आप कितना टन माल लेकर कितने किलोमीटर गए, ठीक है, वो आपको टोटल करना है। भाई साहब आपने क्या किया, एक बार 10 टन माल लेकर 50 किलोमीटर गए, ठीक है। एक बार हो सकता है आप 15 टन माल लेकर 20 किलोमीटर गए, एक बार हो सकता है आप 5 टन माल लेकर 7 किलोमीटर गए, ठीक है। एक बार हो सकता है 12 टन माल लेकर 15 किलोमीटर गए, ठीक है। तो मतलब जितनी भी अपनी ट्रेवलिंग होगी, जितने भी अपने टन होंगे, उसको उस डिस्टेंस से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे और सबका टोटल कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा टन किलोमीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्सलूट टन किलोमीटर, ठीक है। ये मेथड होता है एब्सलूट टन किलोमीटर। देखो एब्सलूट टन किलोमीटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो टन होते हैं ना, जो फिक्स टन को फिक्स डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी वेरिएंस नहीं होता है, ठीक है। जो एग्जैक्ट टन है उसको एग्जैक्ट डिस्टेंस से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। एक होता है कॉमर्शियल टन किलोमीटर। देखो कॉमर्शियल टन किलोमीटर वाला मेथड ये बोलता है कि T1 प्लस T2 प्लस Tn, मतलब जितना भी आपका टन है ना, ठीक है, सबको आप मल्टीप्लाई कर दो और उसको उसके एवरेज से डिवाइड कर दो, ठीक है। भाई कितने कितनी बार लेकर गए आप, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा एवरेज टन, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज टन, ठीक है। और इस एवरेज टन को आप मल्टीप्लाई कर दो टोटल डिस्टेंस से, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो टोटल डिस्टेंस से। टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, D1 प्लस D2 प्लस Dn। भाई साहब कॉमर्शियल टन किलोमीटर का फॉर्मूला क्या हुआ, एवरेज टन, ठीक है। आप टन का एवरेज निकाल दो, टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। भाई साहब आप टन का एवरेज कैसे निकालोगे, आपने T1 किया, ठीक है, प्लस T2 प्लस Tn, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल आप डिस्टेंस का टोटल कर दो, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल डिस्टेंस को एवरेज टन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपके पास कॉमर्शियल टन किलोमीटर आ जाएगा। देखो इसका छोटा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आप एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कॉमर्शियल टन किलोमीटर दोनों मेथड से टन किलोमीटर निकाल के बताओ, ठीक है। तो वो अपन दोनों फॉर्मूला लगा के दोनों मेथड से टन किलोमीटर निकाल देंगे। अब देखो इसके अलावा क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन में कई बार क्या बोलेगा कि आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से ही ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालनी है, तो वो वहां पर अपन एब्सोल्यूट टन किलोमीटर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कई बार आपको क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन कि आप कॉमर्शियल टन किलोमीटर से टन पर किलोमीटर निकालो, तो वहां पर अपन कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकाल देगा। लेकिन देखो अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है कि आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाल वाला मेथड लगाना है या कॉमर्शियल टन किलोमीटर वाला मेथड लगाना है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर वाला ये फॉर्मूला लगा के आना है। भाई सीधी सी बात है, अगर क्वेश्चन बोल दे कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना है या कॉमर्शियल टन किलोमीटर के हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, तो आप वैसे सॉल्यूशन कर दोगे। लेकिन क्वेश्चन भाई साहब साइलेंट रहता है, कुछ नहीं बोलता है कि आप एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के हिसाब से निकालो या कॉमर्शियल टन किलोमीटर के हिसाब से निकालो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन एब्सोल्यूट टन किलोमीटर ही लगाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो अपन इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपन करते हैं। देखो पहले मैं वर्किंग नोट बना लूंगा,
G1 के बारे में, ठीक है। ए लॉरी स्टार्ट विथ ए लोड ऑफ 24 टन ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए, ठीक है। एक लॉरी है जो कि 24 टन माल लेकर स्टेशन ए से शुरू होती है। भाई साहब यहाँ बना देता हूँ मैं स्टेशन ए, ये मेरा हो गया स्टेशन ए, ठीक है। और यहाँ से वो माल लेकर चालू होती है 24 टन का, ठीक है भाई। इट्स अनलोड 10 टन एट स्टेशन बी, ठीक है। ये क्या करती है भाई साहब, ये 24 टन है ना, उसमें से एक स्टेशन बी बीच में पड़ता है और यहाँ पर अनलोड कर देती है 10 टन, ठीक है। रेस्ट गुड्स एट स्टेशन सी, और बाकी जो भी माल बचाना उसको वो स्टेशन सी पर ले जाती है, ठीक है। भाई साहब 10 टन यहाँ उतार देगी तो यहाँ पर कितना टन बचेगा, 14 टन बचेगा, ठीक है। भाई देखो क्वेश्चन ने आपको ये बोला है कि स्टेशन एक ए स्टेशन से 24 टन माल लेकर चालू होती है, तो ए स्टेशन से मैंने 24 टन ले लिया, ठीक है। उसमें से 10 टन वो बी स्टेशन पर उतार देती है, तो 10 टन में मैंने यहाँ पर उतार दिया, और बाकी बचा कितना माल, 14 टन, तो वो स्टेशन सी पर लेकर जाती है, ठीक है भाई। इट्स रीच बैक डायरेक्टली टू स्टेशन ए आफ्टर गेटिंग रीलोड विथ 18 टन ऑफ गुड्स एट स्टेशन सी। भाई साहब ये स्टेशन सी से आते टाइम डायरेक्ट स्टेशन ए पर आती है, ठीक है। डायरेक्ट स्टेशन ए पर आती है, कितना टन माल लेकर, 18 टन, ठीक है। बीच में बी स्टेशन पर नहीं रुकती है, ठीक है भाई। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, देखो मैं डिस्टेंस की बात करूं ना, तो देखो डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं तो ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो है 270 किलोमीटर का, 270 किलोमीटर का, ठीक है। जबकि बी से सी के बीच में है 150 किलोमीटर, इनके बीच में है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है भाई। जबकि सी से ए के बीच में है 325 किलोमीटर, ये है भाई साहब 325 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कॉमर्शियल टन किलोमीटर, आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना है, कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालना है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट मेरे से अक्सर एक डाउट पूछते हैं कि सर ए से बी 270 है, ठीक है, और बी से सी 150 है, ठीक है। तो भाई साहब सी से अगर वो ए पर आएगा ना तो 325 किलोमीटर में कैसे आएगा, 420 किलोमीटर में आना चाहिए, ठीक है। भाई ए से बी के बीच में 270 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। बी से सी के बीच में 150 किलोमीटर की दूरी है, तो सी से वो डायरेक्ट ए पर आएगा, तो 325 किलोमीटर कैसे, 420 किलोमीटर का रूट होना चाहिए उसका। तो देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो जैसे मान के चलो आज मैं लाल कोठी में बैठा हूँ, ठीक है, मैं लाल कोठी में बैठा हूँ, ये लाल कोठी हो गई, ठीक है। यहां पर है टोक फाटक, ठीक है, यहां पर है टोक फाटक, ठीक है, और यहां पर है सोडाला। अब भाई साहब मैंने यहां पर ये जो मेरा जो जो पिकअप वाला है ना उसको मैंने बोला कि भाई देख तू यहां से मेरा माल भर, ठीक है, और इसमें से आधा माल तो तेरे को टोक फाटक उतारना है, ठीक है, और आधा माल तेरे को सोडाला उतारना है, ठीक है। और फिर सोडाला से क्या है तेरे को कुछ माल भरना है, वो डायरेक्ट तेरे को लाल कोठी आना है, ठीक है। तो देखो आप एक चीज समझो कि भाई साहब जाते टाइम तो ये यहाँ से होकर गुजरेगा, ठीक है, तो इसका पूरा रूट की किलोमीटर तो ज्यादा ही होगा ना, ठीक है। जबकि आते टाइम इसको सारा का सारा माल लाल कोठी लाना है, ठीक है, तो वो आते टाइम इधर से थोड़ी आएगा, वो तो इधर से डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से देखो यहाँ पर डिफरेंस है। वैसे आप ए से बी और सी, ठीक है, ये ए से सी पर गया, ठीक है, ये ए से सी पर गया, तो जाते टाइम तो ये बी से होकर गुजरा, ठीक है, इस वजह से किलोमीटर ज्यादा, आते टाइम इसने शॉर्ट रूट लिया और सी से डायरेक्ट ए पर आ गया, ठीक है, इस वजह से ये डिफरेंस है, ठीक है भाई। ये मैंने आपको समझा दिया, अब अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो एक तो निकालना है आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर।
देखो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि जो T1 है उसको D1 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो T2 है उसको D2 से मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस जो Tn है उसको Dn से मल्टीप्लाई कर लेना। तो भाई साहब जो ट्रक है ना वो 24 टन माल लेकर, 24 टन के साथ तो वो 270 किलोमीटर रहा। इसके अलावा 150 किलोमीटर कितने टन के साथ रहा? 14 14 टन के साथ। इसके अलावा 18 टन के साथ वह 325 किलोमीटर रहा। तो 24 इंटू 270, 6480 प्लस 150 इंटू 14, 2100 प्लस 18 इंटू 325, 5850, 5850 प्लस 2100 प्लस 6480, ये हो जाएगा 14430। 14430 टन किलोमीटर आ गया आपका। 14430, 14430 टन किलोमीटर आ गया भाई। ये तो मैंने निकाल लिया एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से, ठीक है। अब दूसरा आपको निकालना था कॉमर्शियल टन किलोमीटर से। कॉमर्शियल टन किलोमीटर से तो देखो भाई कॉमर्शियल टन किलोमीटर की यदि मैं बात करूं तो आपको क्या करना था, एवरेज टन इनटू टोटल डिस्टेंस। भाई साहब मैं टन का एवरेज करूंगा तो देखो 24 प्लस 14 प्लस 18 भाग 3 इनटू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं तो 270 प्लस 150, ठीक है, प्लस 325। तो 24 प्लस 14 प्लस 18 भाग 3, 14 18, 24 प्लस 14 प्लस 18 भाग 3, ये हो जाएगा 18.6666 इंटू किलोमीटर की यदि मैं बात करूँ तो 270 प्लस 150 प्लस 325, ये हो जाएगा 745। तो 745 इंटू 18.66, ये हो जाएगा 13,906, 13,906 टन किलोमीटर। ये देख लो भाई 13,906 टन किलोमीटर, ठीक है। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखो भाई अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि मैं बात करूं ना तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को आप इसके ऊपर आप ट्रिपल स्टार लगा लो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्चुअली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और काफी सालों से आपके एग्जाम में ये आ नहीं रहा है, ठीक है, तो ये कभी भी आ सकता है। ये मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। ए मिनरल इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टू माइंस, ठीक है। एक मिनरल है जो कि दो माइन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, एंड अनलोडेड एट प्लॉट इन ए रेलवे स्टेशन, ठीक है। और ये रेलवे स्टेशन पर उतार दिया जाता है। देखो भाई ये है अपना रेलवे स्टेशन, ये है रेलवे स्टेशन, ठीक है। और ये हो गई अपनी माइन ए, ये हो गई अपनी माइन ए,
ठीक है, यहाँ हो गई अपनी माइन बी, मतलब माइन ए से वह माल माल अनलोड करता है, माइल माइल बी से माल अनलोड करता है, और ठीक है सॉरी लोड करता है, माइन ए से वो माल लोड करता है, माइन बी से माल लोड करता है और उसको उतार देता है रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, माइन ए इज डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। देखो माइन माइन ए है ना, वो रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है भाई, जबकि बी इज डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, जबकि बी की जो दूरी है ना वो 50 किलोमीटर की है। ठीक है भाई, फ्रॉम रेलवे प्लॉट्स ए fleet of lorry of 5 ton capacity is used for transport of mineral from the mines। मतलब भाई ये जो अपनी माइंस है ना, उसके लिए एक गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो मैं आपके लिए गाड़ी बना देता हूँ। ठीक है, ये आपकी गाड़ी हो गई, ये इसके टायर लग गए। ठीक है, ये मैंने गाड़ी बना दी। ठीक है, ये आपकी गाड़ी हो गई और इसमें वो मिनरल भर लेती है। ये आपका ड्राइवर हो गया। अब भाई साहब इसकी यदि मैं कैपेसिटी की बात करूं ना, तो वो 5 टन की है, मतलब एक बार में ये 5 टन माल लेकर जा सकती है। रिकॉर्ड रिवेल दैट द लॉरी एवरेज ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। और भाई साहब जो अपने जो रिकॉर्ड है ना, वो ये दिखाता है कि जो इसकी स्पीड है ना वो 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर में ये गाड़ी 30 किलोमीटर का सफर तय करती है। ठीक है, ये इसकी स्पीड है। when running and regularly take 10 minutes to unload at reheld। ठीक है भाई साहब, यहां पर ये जो माल अनलोड करती है ना, जो अनलोडिंग टाइम है वो आपका 10 मिनट का है। भाई साहब चाहे ये माइन माइन ए से माल लाए चाहे माइन बी से माल लाए, ठीक है, उस माल को यदि वह अनलोड करती है ना तो उसमें 10 मिनट का टाइम लगता है। जबकि 8 माइन ए लोडिंग ए टाइम ऑफ 30 मिनट्स पर लोड। जबकि माइन ए है ना, वहां पर जो लोडिंग टाइम है ना वो 30 मिनट का लगता है। ठीक है, वाइल माइन बी लोडिंग टाइम एवरेज 20 मिनट पर लोड। जबकि जो लोडिंग टाइम है ना वो माइन बी पर 20 मिनट का लगता है। ठीक है, देखो माइन ए पर जो लोडिंग टाइम है वो 30 मिनट का लगता है, माइन बी पर जो लोडिंग टाइम है वो 20 मिनट का लगता है। और दोनों माइल से ही जब माल भर के लाती है और उसको अनलोड करती है ना रेलवे स्टेशन पर, तो उस पर केवल 10 मिनट लगती है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक बार में। ठीक है भाई, ड्राइवर वेजेज, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्स आर फाउंड 9 रुपीज 9 पर आवर ऑपरेट। ठीक है भाई साहब, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो ड्राइवर वेजेज, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्स, ये सारी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। तो भाई यदि मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूँ ना, तो देखो वो लगती है आपकी 9 रुपए पर आवर। ठीक है, 9 रुपए पर आवर। तो भाई साहब जो फिक्स, यदि मैं टोटल टाइम निकाल कर उसको 9 रुपए पर आवर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपनी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और देखो जो टोटल टाइम लगा है ना, वो आपको यहाँ तो 30 मिनट लगता है, यहाँ पर 10 मिनट लगती है, यहाँ पर 20 मिनट लगती है। देखो अगर आप टोटल टाइम की बात करो ना तो यहाँ पर 3 प्रकार का टाइम लग रहा है। एक तो लोडिंग में, एक तो लोडिंग में टाइम लग रहा है। ठीक है, दूसरा वहां से लोड करने के बाद रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आती है। ठीक है, तो ट्रेवलिंग का टाइम लग रहा है, और रेलवे स्टेशन पर माल उतार कर वापस माइन ए पर जाती है। ठीक है, वहां का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो एक ट्रेवलिंग का टाइम हो गया, एक तो लोडिंग का टाइम हो गया, एक ट्रेवलिंग का टाइम हो गया। दूसरा टाइम का क्या हो गया, अनलोडिंग का। ठीक है, जहां पर माल उतारती है वहां पर भी तो टाइम लग रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार का टाइम लग रहा है, एक तो लोडिंग का, ठीक है, एक अनलोडिंग का और एक ट्रेवलिंग का। ठीक है, तो तीनों टाइम को अपन टोटल करके 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। फ्यूल, देखो ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है। फ्यूल वेरिएबल कॉस्ट होती है, ऑयल वेरिएबल कॉस्ट होती है, टायर वेरिएबल कॉस्ट होती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरिएबल कॉस्ट लगती होती है। और ये कितना लग रहा है, 1.2 पर किलोमीटर।
भाई यदि मैं वेरिएबल कॉस्ट की यदि बात करूं ना, तो वो है 1.2 पर किलोमीटर, 1.2 पर किलोमीटर। देखो वेरिएबल कॉस्ट तो देखो मैं यहाँ पर निकाल भी सकता हूँ। देखो यहाँ पर गाड़ी माइन ए की यदि मैं बात करूँ ना, तो 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना, तो 20 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ठीक है। और 1 किलोमीटर की कॉस्ट है 1.20, तो 20 इंटू 1.2, 24 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट हो गई माइन ए पर। तो माइन बी की बात करूं मैं, तो देखो पहले गाड़ी यहाँ से भर के यहाँ पर आएगी, ठीक है, फिर यहाँ से खाली करके वापस जाएगी, तो टोटल यहाँ पर गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी, और 1 किलोमीटर पर 1.20, तो 30 इंटू 1.2, 36 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है भाई, वेरिएबल कॉस्ट भी अपन ने निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है, ड्रॉ अप स्टेटमेंट। आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बताना है शोइंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, जो कि कॉस्ट पर टन किलोमीटर पर बता दे, कैरिंग मिनरल फ्रॉम ईच माइन, ठीक है। और हर एक माइन का बताना है आपको, टोटल में नहीं बताना, हर एक माइन के हिसाब से बताना है आपको, ठीक है। तो देखो कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो टोटल कॉस्ट निकाल दूंगा, फिर उसमें टन किलोमीटर से डिवाइड कर दूंगा, तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो मैंने निकाल ली, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को पर आवर दे रखी है, ठीक है। तो टोटल टाइम निकाल के मैं पर आवर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। फिर उसमें टन किलोमीटर का भाग दे दूंगा। तो देखो टन किलोमीटर भी मैं यहाँ पर आपको निकाल के बता देता हूँ। देखो टन किलोमीटर की यदि मैं बात करूँ, तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ने कोई मेथड नहीं बता रखा कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। तो आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर लगाना है। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में क्या करोगे भाई, 10 किलोमीटर माल गाड़ी 5 टन लेकर गई, ठीक है, फुल कैपेसिटी पर जा रही है, ठीक है, 50 प्लस आते टाइम 10 किलोमीटर वह 0 टन के साथ रही, तो यहां पर तो हो गया 50 टन, 50 टन किलोमीटर, ठीक है। यहां तो आ गया 50 टन किलोमीटर माइन ए पर। अगर भाई माइन बी की बात करूं मैं, ठीक है, तो माइन बी की यदि मैं बात करूं, तो देखो माइन बी पर गाड़ी 15 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। 15 किलोमीटर तो 5 टन माल लेकर जाएगी, प्लस आते टाइम 15 किलोमीटर 0 टन के साथ रहेगी, ठीक है। तो 15 पूर्ण 75, यहां पर 75 टन किलोमीटर आ गया, ठीक है। ये भी है भाई अपन ने निकाल लिया। अब देखो आपको यहां पर अगर आप टोटल आर निकाल लोगे ना, तो फिर आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो मेरे पास जगह नहीं बची, तो देखो टोटल आर में आपको यहीं से समझा देता हूं एक बार, ठीक है। यहां देखो इन्होंने वर्किंग नोट बना रखा है, तो यहीं से मैं समझा देता हूं आपको। तो देखो सबसे पहला आपका टाइम लग रहा है ट्रेवलिंग में, ठीक है। अब देखो ट्रेवलिंग में कितना टाइम लग रहा है, देखो जो अपना गाड़ी का एवरेज है ना, वो क्या है, 1 घंटे में गाड़ी 30 किलोमीटर चलती है। देखो ध्यान से सुनना, 1 घंटे में गाड़ी 30 किलोमीटर चलती है, तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि गाड़ी 60 मिनट, मतलब घंटे बोलो या 60, मतलब 60 किलोमीटर में गाड़ी 30 किलोमीटर की ट्रेवलिंग तय करती है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर गाड़ी कितने मिनट में चलती है, 1 किलोमीटर कितने मिनट में चलती है, 2 मिनट में। भाई देखो 60 मिनट में गाड़ी 30 किलोमीटर चल जाएगी, ध्यान से सुनो, 60 मिनट में गाड़ी 30 किलोमीटर चल जाएगी, तो सीधी सी बात है 1 किलोमीटर चलने में 2 मिनट लगेगी, 1 किलोमीटर चलने में 2 मिनट लगेगी, ठीक है। जबकि माइन ए पर 10 किलोमीटर जाएंगे, 10 किलोमीटर आएंगे, 20 किलोमीटर चलना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 2 मिनट चलेगी, तो 20 किलोमीटर के लिए अपन को कितने मिनट लगेंगे, 40 मिनट, ठीक है। ये तो माइन ए की बात होगी। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अब मैं माइन बी की बात करता हूँ। देखो माइन जो अपनी गाड़ी की स्पीड है ना, वो स्पीड इस हिसाब से है कि गाड़ी 60 मिनट में, गाड़ी 60 मिनट में 30 किलोमीटर जाती है भाई, 60 किलोमीटर में 30 किलोमीटर चलती है, तो 1 किलोमीटर तय करने में उसको कितनी मिनट लगेगी, 2 मिनट लगेगी। 1 किलोमीटर तय करने में उसको 2 मिनट लगेगी, ठीक है। 1 किलोमीटर तय करने में उसको 2 मिनट लगेगी, ठीक है। अब माइन बी पर 15 किलोमीटर तो वो जाएगी, 15 किलोमीटर आएगी, ठीक है, तो टोटल 30 किलोमीटर चलेगी।
तो 1 किलोमीटर जाने में 2 मिनट लगती है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर जाने में कितने मिनट लगेगी, वो सॉरी 1 किलोमीटर में 2 मिनट लगती है, तो 30 किलोमीटर में कितनी मिनट लगेगी, 60 मिनट, ठीक है। देखो दोबारा से सुनो भाई, गाड़ी जो अपनी गाड़ी की स्पीड है ना, देखो अपन ने ऊपर निकाल रखा है, जो अपनी गाड़ी की स्पीड है ना वो है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब 60 मिनट में गाड़ी 30 किलोमीटर चलती है। भाई गाड़ी गाड़ी है ना वो जो 60 मिनट में 30 किलोमीटर चलती है, तो 1 किलोमीटर जाने में 2 मिनट लगती है, 1 किलोमीटर जाने में 2 मिनट लगती है। अब माइन ए पर टोटल 20 किलोमीटर जाना है तो 40 मिनट लगेगी, माइन बी पर आना जाना सब 30 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 2 मिनट लगती है, तो 30 किलोमीटर में 60 मिनट लगती है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये तो ट्रेवलिंग टाइम हो गया। अब भाई अनलोडिंग टाइम की बात करें, ठीक है, तो माइन ए पर भी 10 मिनट लगती है, माइन बी पर भी 10 मिनट लगती है, ठीक है। लोडिंग टाइम की बात करें तो माइन ए पर 30 मिनट लगती है लोडिंग में, और माइन बी पर 20 मिनट लगती है। तो देखो माइन ए पर यदि आप टोटल टाइम की बात करो ना तो 80 मिनट लगती है, ठीक है, 80 मिनट लगती है। यदि मैं इसको 60 में डिवाइड कर दूं, अगर घंटों में बोले तो 1.33 आवर लगते हैं, ठीक है, माइन ए पर। माइन बी की बात करूं मैं तो 90 मिनट लगती है, ठीक है। टोटल लोडिंग अनलोडिंग और ट्रेवलिंग तीनों में मिलाकर 90 मिनट लगती है। यदि मैं घंटों में बात करूं तो 1.5 आवर लगते हैं, ठीक है। तो देखो 1.33 और 1.33 और 1.5 आवर, देखो यहाँ तो 1.33 टाइम लगता है, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइम लगता है ना वो लगता है 1.5 आवर का। और देखो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है ना वो कितने रुपए दे रखी है, 9 रुपए पर आवर दे रखी है। तो देखो 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 इंटू 1.33 करूंगा मैं, ठीक है। तो ये 12 रुपये, देखो जो फिक्स कॉस्ट है ना मेरी वो आ जाएगी 12 रुपये, ठीक है। फिक्स कॉस्ट 12 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट 24 रुपये, तो 12 + 24 टोटल टोटल कॉस्ट 36 रुपये की हो जाएगी, ठीक है, माइन ए पर। माइन बी की बात करूं तो 1.5 आवर लगता है इंटू 9, 13.5, ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, प्लस 36 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट, तो 49.5 रुपये की टोटल कॉस्ट हो जाएगी। इन दोनों का अपन टोटल कर देंगे तो देखो 49.5 आ गया, ठीक है। देखो यहां पर मैं एक बार दोबारा से आपको इसका सॉल्यूशन समझा देता हूं। देखो फिक्स कॉस्ट है ना 9 रुपये पर आवर लगती है, ठीक है। और यहाँ पर कितना टाइम लगता है 1.33 आवर, तो 1.33 आवर को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 रुपये मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अगर मैं माइन बी की बात करूं, ठीक है, तो 1.5 आवर लगते हैं, तो 9 रुपये के लिए 13.5 रुपये लगेंगे, ठीक है। ये तो हो गई मेरी फिक्स कॉस्ट। भाई वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं मैं तो 1.2 पर किलोमीटर लगता है, तो माइन ए पर गाड़ी 20 किलोमीटर चलती है तो 24 रुपये की कॉस्ट होगी। अगर मैं माइन बी की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर गाड़ी 30 किलोमीटर चलती है, तो 1.2 के हिसाब से 36 रुपये की कॉस्ट हो जाएगी। देखो माइन ए पर 12 रुपये की फिक्स कॉस्ट है, 24 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट 36 रुपये की आ जाएगी। माइन बी पर 13.5 रुपये की फिक्स कॉस्ट है, 36 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 49.5 रुपये की। अब भाई इसमें मैं टन किलोमीटर से डिवाइड कर दूंगा। देखो टन किलोमीटर मैंने निकाल रखा है 50 और 75। अगर 36 में मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा और 49.5 में मैं कितनी है ये 75 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर 0.72 और 0.66 आ गई, ठीक। और अपन ने हर एक माइल का अलग अलग निकाल के बता दिया, ठीक है। यही अपन को क्वेश्चन ने पूछा था। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसको आप एग्जाम से पहले एक बार दोबारा करके जाना, ठीक है। और एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, इसकी एक समरी बना देता हूँ। देखो मैं समरी इसकी दोबारा से समझा देता हूँ। देखो भाई होता क्या है, अपनी दो माइन है, माइन ए और दो माइन बी, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, जो मिनरल है वो माइन ए से लाकर
रेलवे स्टेशन पर उतार देते हैं, ठीक है, और माइन बी से लाकर रेलवे स्टेशन पर उतार देते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने अपन को दूरी दे रखी थी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर तो माइन ए है, और 15 किलोमीटर दूर माइन बी है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ने अपन को दे रखा था कि जो लोडिंग टाइम है माइन ए पर 30 मिनट का है, माइन बी पर 20 मिनट का है, जबकि अनलोडिंग टाइम केवल 10 मिनट का है, ठीक है। ये अपन को दे रखा था। इसके बाद में क्वेश्चन ने अपन को दे रखा था कि जो अपनी लोरी की कैपेसिटी है ना वो 5 टन की है, ठीक है, और स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा अपन को क्वेश्चन ने दे रखा था कि जो फिक्स कॉस्ट है वो 9 रुपये पर आवर है, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 1.2 रुपीज पर आवर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन ने पूरी डिटेल दे रखी थी। फिर आपको क्वेश्चन ने पूछ रखा था कि आपको हर एक माइन के लिए टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है और ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालनी है, ठीक है। तो देखो टन किलोमीटर मैंने कैसे निकाला कि 10 किलोमीटर माल गाड़ी 5 टन माल लेकर गई, ठीक है, और आते टाइम 10 किलोमीटर गाड़ी 0 टन के साथ आई तो 50 टन किलोमीटर हो गया। यदि मैं बात करूं माइन बी की, ठीक है, तो 15 किलोमीटर गाड़ी 5 टन के साथ गई, जबकि आते टाइम 15 किलोमीटर गाड़ी 0 टन के साथ आई तो 75 टन किलोमीटर आ गया। अब यदि मैं कॉस्ट की बात करूं, ठीक है, तो देखो वेरिएबल कॉस्ट 1.2 पर किलोमीटर है। अब यहाँ गाड़ी जाएगी 10 किलोमीटर, आएगी 10 किलोमीटर, ठीक है, तो गाड़ी 20 किलोमीटर चलेगी, तो भाई साहब 1 किलोमीटर पर 0.120, तो 20 किलोमीटर पर 24 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ठीक है। यदि मैं माइन बी की बात करूं तो देखो गाड़ी का 15 किलोमीटर जाना 15 किलोमीटर आना, ठीक है, तो टोटल गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी, 1 किलोमीटर पर 1.2 रुपीज़ का, ठीक है, तो 30 किलोमीटर पर 36 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। भाई जो फिक्स कॉस्ट थी, ठीक है, वो आपको पर आर 9 रुपये दे रखी थी, तो मैंने माइन ए का टाइम निकाला तो वहां पर आया 1.33, ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 रुपये फिक्स कॉस्ट आ गई। माइन बी पर जो टोटल टाइम है ना वो अपना 1.5 आर का लगता है, ठीक है, और 9 रुपये के हिसाब से 13.5 रुपये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। देखो 13.5 रुपये यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी फिक्स कॉस्ट है, और 36 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट 49.5 की आ गई। माइन ए की बात करूं तो 24 रुपये वेरिएबल कॉस्ट निकाली आपने, 36 रुपये फिक्स कॉस्ट निकाली, ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कर दिया तो अपने पास टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट में अपन ने टन किलोमीटर से डिवाइड कर दिया तो अपने पास ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोल रखा था कि आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर मेथड अपनाना है या आपको कॉमर्शियल टन किलोमीटर अपनाना है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो आपको हमेशा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो वो अपन ने निकाल दी। देखो ये ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है ना उसके कुछ क्वेश्चन अपन कल और करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही।